आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। हम्म। एक 19 साल का लड़का जिसे कमान मिलती है और अगले 20 साल में वो एक भी लड़ाई हारे बिना, मतलब एक भी नहीं, और हिंदुस्तान का नक्शा बदल देता है। और ये सच में हुआ था। हम बात कर रहे हैं पेशवा बाजीराव प्रथम की। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो यही बताते हैं कि 1720 में जब उन्हें पेशवा बनाया गया तो वो सिर्फ 19 साल के थे। सोचिए जरा। हाँ, मराठा दरबार के जो पुराने अनुभवी सरदार थे वो तो हैरान थे कि इस नौजवान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजीराव ने ये सब किया कैसे, उनकी सोच क्या थी, उनकी रणनीति में ऐसा क्या खास था जो उन्हें अपराजेय बनाता था। और आखिर में इतिहासकार उनकी विरासत को किस नजर से देखते हैं, है ना। हाँ, वो भी। और कहानी की शुरुआत एक दिलचस्प बात से करते हैं। हम्म। हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ लोग कहते थे कि उनके सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन उस नौजवान के दिल में जो आग थी और दिमाग में जो बिजली थी वो बड़े बड़े अनुभवी शासकों के पास भी नहीं थी। वाह। यहीं से उनकी असाधारण यात्रा शुरू होती है। तो 19 साल की उम्र में जब बाजीराव पेशवा बने, जी, तो ऐसा तो नहीं था कि सब कुछ उनके लिए तैयार रखा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या दुश्मन सिर्फ बाहर थे या घर में भी हालात ठीक नहीं थे? हालात तो मतलब बहुत ही ज्यादा खराब थे। आप अंदाजा लगाइए, दक्कन में निजामुल मुल्क बैठा था। एक बड़ा नाम। हाँ, एक बेहद चालाक और अनुभवी मुगल सूबेदार जो मराठों को चौथ और सरदेश मुखी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार देने को तैयार नहीं था। अच्छा। और पश्चिम में जंजीरा के सिद्धि थे जो समुद्री ताकत थे। उन्होंने स्वराज के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा था। मतलब बाहर से तो घेराबंदी थी ही। और घर के अंदर की हालत तो और भी खराब थी। शिवाजी महाराज के खानदान की ही दूसरी शाखा कोल्हापुर के शंभूजी द्वितीय, वो भी शाहू के खिलाफ थे। बिल्कुल, वो छत्रपति शाहू के अधिकार को चुनौती दे रहे थे। और तो और शाहू के अपने दरबार में कई बड़े मराठा सरदार थे जो बाजीराव को एक अनुभवहीन लड़का समझकर उसकी कामयाबी नहीं चाहते थे। हाँ, वो अपनी अलग खिचड़ी पका रहे थे। वाह, मतलब चारों तरफ से मुश्किल है। ऐसे में एक 19 साल का लड़का कहाँ से शुरू करे? यही तो। क्या वो पहले घर के दुश्मनों से निपटा या बाहरी ताकतों पर ध्यान दिया? यहीं पर बाजीराव की दूरदर्शिता सामने आती है। उन्होंने छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझने के बजाय एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी। उन्होंने जड़ पर वार करने का सोचा। सही कहा। उन्होंने देखा कि इन सभी समस्याओं की जड़ दिल्ली में कमजोर हो रहा मुगल साम्राज्य है। और उन्होंने छत्रपति शाहू के सामने वो प्रस्ताव रखा जो इतिहास में अमर हो गया। हाँ, वो मशहूर बात, सूखते पेड़ के तने पर वार करो। बिल्कुल। उन्होंने शाहू से कहा, अब समय आ गया है कि हम इन अजनबियों को हिंदुओं के देश से निकाल बाहर करें। आइए हम इस मुरझाते पेड़ के तने पर प्रहार करें और शाखाएं वो अपने आप गिर जाएंगी। और हमारे प्रयासों से मराठा ध्वज कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पूरी रणनीति थी। और छत्रपति शाहू, जो खुद एक अनुभवी शासक थे, उन्होंने इस नौजवान की बात पर भरोसा कर लिया। उन्होंने सिर्फ भरोसा नहीं किया, वो इस सोच से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दरबार के सभी पुराने सलाहकारों की राय को दरकिनार कर दिया। अच्छा। उन्होंने बाजीराव से कहा, तुम इस ध्वज को हिमालय के पार लगाओगे। तुम सच में एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। वाह। इसी भरोसे के साथ बाजीराव ने हिंदू पद पादशाही का नारा दिया, जिसका मकसद था मुगल साम्राज्य के खिलाफ सभी हिंदू राजाओं और सरदारों को एक साथ लाना। बिल्कुल, ये एक शानदार राजनीतिक चाल थी। सीधा मुगल साम्राज्य के दिल पर चोट करना। लेकिन उससे पहले उन्हें दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत करनी थी, जहां निजाम एक बड़ा कांटा बना हुआ था। और निजाम कोई मामूली दुश्मन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आसफ जा एक घाघ खिलाड़ी था। वो दक्कन में अपनी आज़ाद सल्तनत बनाना चाहता था, तो उसने बाजीराव से सीधी लड़ाई करने के बजाय मराठों को अंदर से तोड़ने की कोशिश की। मतलब फूट डालो और राज करो। हाँ, उसने छत्रपति शाहू के खिलाफ उनके विरोधी कोल्हापुर के शंभूजी का साथ देना शुरू कर दिया। और उसने समय भी सही चुना। बहुत सही। 1725-26 में जब बाजीराव कर्नाटक के एक अभियान पर गए हुए थे, निजाम ने मौका देखा और शंभूजी के साथ मिलकर शाहू के इलाकों पर हमला कर दिया। हालात तो बहुत बिगड़ गए होंगे। इतने बिगड़ गए थे कि शाहू लगभग हार मानने के कगार पे पहुंच गए थे। और फिर बाजीराव की वापसी हुई। यहाँ पे पालखेड़ की लड़ाई का जिक्र आता है। हाँ। एक मिनट, निजाम तो एक बहुत अनुभवी जनरल था,
जिसके पास भारी तोपखाना था, एक बड़ी सेना थी, उसे इतनी आसानी से कैसे घेर लिया गया? यही तो कमाल की बात है। उस जमाने में जब लड़ाइयां हाथियों और भारी तोपखानों से जीती जाती थीं, बाजीराव ने लड़ाई का व्याकरण ही बदल दिया। कैसे? उन्होंने निजाम की ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दिया। अच्छा। देखिए, बाजीराव की सेना हल्की और बहुत तेज थी, जबकि निजाम की सेना भारी भरकम और धीमी। बाजीराव ने निजाम की सेना से सीधे लड़ने के बजाय उसे एक ऐसे इलाके में फंसाया जहां पानी और रसद की कमी थी। अच्छा, तो उन्होंने सेना से नहीं, सेना की भूख और प्यास से लड़ाई की। बिल्कुल सही। उन्होंने निजाम की सप्लाई लाइनों को काट दिया। और उसकी भारी तोपें बेकार हो गईं। एकदम बेकार। उसकी विशाल सेना भूखी प्यासी तड़पने लगी। ये सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था जिसने निजाम को घुटनों पर ला दिया। और आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। बुरी तरह हार माननी पड़ी। 6 मार्च 1728 को पालखेड़ के पास। और इस हार के बाद जो मुंगी शिवगांव की संधि हुई, उसकी शर्तें क्या थीं? क्या इससे दक्कन में मराठा ताकत हमेशा के लिए स्थापित हो गई? उस संधि ने दक्कन का नक्शा ही बदल दिया। मतलब? निजाम को मजबूरन शाह को ही असली मराठा शासक मानना पड़ा। उसने शंभूजी का साथ छोड़ दिया और सबसे बड़ी बात, हाँ, दक्कन के 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का मराठों का अधिकार मान लिया। तो इस एक जीत ने बाजीराव को एक महान रणनीतिकार के तौर पर स्थापित कर दिया। हाँ, और अब दक्षिण की तरफ से कोई खतरा नहीं था। उनकी नजरें सीधे उत्तर की ओर थीं, मुगल साम्राज्य के अमीर और कमजोर हो रहे सूबों पर। तो दक्कन को सुरक्षित करने के बाद अगला निशाना उत्तर था, खासतौर पर गुजरात और मालवा। ये 2 इलाके ही क्यों? दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। देखिए, गुजरात उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। बंदरगाहों की वजह से। बिल्कुल। उस पर कब्जा करने का मतलब था मराठा खजाने को भरना। और मालवा? वही मालवा रणनीतिक रूप से सोने की चिड़िया था। ये दक्कन और उत्तरी भारत के बीच एक पुल की तरह था। अच्छा। जो भी मालवा को नियंत्रित करता, वो आसानी से राजपूताना, गुजरात या आगे बुंदेलखंड तक हमला कर सकता था। तो इन पर कब्जा कैसे किया गया? क्या यहाँ भी पालखेड़ जैसी कोई बड़ी लड़ाई हुई? यहाँ बाजीराव ने अलग अलग रणनीति अपनाई। गुजरात में मराठों के हमले कई सालों से चल रहे थे, तो आखिरकार 1730 में मुगल गवर्नर सरबुलंद खान ने बाजीराव के भाई चिमनाजी आपा के साथ संधि कर ली और अधिकार दे दिया। हाँ, चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। लेकिन मालवा में बाजीराव ने सीधी ताकत का इस्तेमाल किया। अच्छा। वहां कूटनीति नहीं। नहीं। उन्होंने अपने सबसे काबिल सरदारों जैसे उदाजी पवार और मल्हार राव होलकर को वहां भेजा और उन्होंने एक एक करके मुगल चौकियों को उखाड़ फेंका और 1735 तक पूरा मालवा मराठों के नियंत्रण में आ गया। हाँ, बिल्कुल। और इसी दौर में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आती है बुंदेलखंड से, जहाँ के राजा छत्रसाल ने बाजीराव से मदद मांगी थी। वो किस्सा तो बहुत नाटकीय है। हाँ, लगता तो है। वो वाकई बहुत नाटकीय था। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल जीवन भर मुगलों से लड़ते रहे थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके थे और इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मोहम्मद खान बंगश, उसने उन्हें लगभग हरा दिया था। बिल्कुल, उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। तब छत्रसाल ने बाजीराव को एक बहुत भावुक संदेश भेजा। कहते उन्होंने लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। बिल्कुल। वाह, मतलब वो अपनी तुलना उस हाथी से कर रहे थे जिसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो और बाजीराव को मदद के लिए पुकार रहे थे। हाँ, और बाजीराव ने उस पुकार का जवाब दिया। अक्टूबर 1728 में मराठा सेना बिजली की तेजी से बुंदेलखंड पहुंची और बंगश को खदेड़कर सारे इलाके वापस जीत लिए। और छत्रसाल ने इसका इनाम भी दिया होगा। बहुत बड़ा। वो इस मदद से इतने खुश हुए कि उन्होंने बाजीराव को अपना बेटा माना और अपनी रियासत का 1/3 हिस्सा, 1/3, हाँ, जिसमें झांसी, सागर और कालपी जैसे महत्वपूर्ण इलाके थे, पेशवा को तोहफे में दे दिया। तो अब दक्कन, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के प्रभाव में था। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद बाजीराव में जो किया, वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने सीधा दिल्ली पर धावा बोल दिया। मुगल साम्राज्य के दिल पर। हाँ, ये क्यों हुआ? क्या ये एक सोची समझी योजना थी या अचानक लिया गया फैसला? ये एक तरह से ताकत का प्रदर्शन था, जिसे एक घटना ने उकसा दिया था। कौन सी घटना? हुआ ये कि मराठा सेना का एक छोटा दस्ता मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में गंगा जमुना के दोआब तक पहुंच गया था।
वहां अवध के नवाब सादात खान ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बस इतनी सी बात पर सादात खान ने डींगे हाँकते हुए मुगल बादशाह को खबर भेजी कि उसने मराठों को हमेशा के लिए भगा दिया है। और बाजीराव को ये बात पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं। बाजीराव ने झूठे दावों की हवा निकालने और मुगल बादशाह को ये दिखाने के लिए कि असली ताकत किसके हाथ में है, दिल्ली पर ही धावा बोलने का फैसला किया। हाँ। और ये कोई मामूली धावा नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपनी सेना के साथ सैकड़ों मील का सफर सिर्फ 2 दिन और 2 रात में तय कर लिया। ये तो मतलब लगभग असंभव था। ये बाजीराव के बिजली जैसी रफ्तार का सबसे बड़ा सबूत था। सही बात है। इससे पहले कि दिल्ली में किसी को कानो खबर होती, 29 मार्च 1737 को बाजीराव अपनी सेना के साथ दिल्ली के दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन उनका मकसद दिल्ली पर कब्जा करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ 3 दिन वहां रुके, लेकिन उन 3 दिनों में उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि मुगल साम्राज्य अब सिर्फ नाम का रह गया है। और इस घटना ने तो निजाम को फिर से मैदान में ला खड़ा किया होगा। बिल्कुल। इस बार वो साम्राज्य के रक्षक की भूमिका में आया है ना? हाँ, निजाम को लगा कि ये अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने और मुगल बादशाह की नजरों में हीरो बनने का बेहतरीन मौका है। तो वो एक बड़ी सेना लेकर निकला। हाँ, मराठा खतरे से साम्राज्य को बचाने के लिए। लेकिन बाजीराव तैयार थे। दिसंबर 1737 में भोपाल के पास एक बार फिर दोनों का आमना सामना हुआ। और नतीजा फिर वही रहा। नतीजा वही रहा और तरीका भी वही। मतलब फिर से घेराबंदी। हाँ, बाजीराव ने एक बार फिर निजाम की भारी भरकम सेना को चारों तरफ से घेरकर उसकी रसद बंद कर दी और उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। और इस बार कौन सी संधि हुई? इस बार जनवरी 1738 में दुराहा सराय की संधि हुई, जो पहले से भी ज्यादा अपमानजनक थी। इसमें क्या शर्तें थी? निजाम को पूरा मालवा और नर्मदा चंबल के बीच का पूरा इलाका पेशवा को सौंपना पड़ा और साथ में 50 लाख रुपए युद्ध के हर जाने के तौर पर देने का वादा भी करना पड़ा। इस जीत ने तो उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना पर मोहर लगा दी। हाँ, एक तरह से ऐलान कर दिया। तो इन सारी जीतों और रणनीतियों को देखकर हम बाजीराव का मूल्यांकन कैसे करें? क्या वो सिर्फ एक महान सेनापति थे या एक साम्राज्य निर्माता भी? वो दोनों थे, और शायद उससे भी बढ़कर। महाराष्ट्र में उन्हें आज भी लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। 20 साल में एक भी युद्ध नहीं आ रहा। एक भी नहीं। एक सेनापति के तौर पर वो अपनी सेना की सबसे बड़ी ताकत को समझते थे, जो थी रफ्तार। वो जानते थे कि उनकी सेना तोपखाने के मामले में कमजोर है, इसलिए उन्होंने कभी सीधी मैदानी लड़ाई नहीं की। उन्होंने हमेशा दुश्मन को अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर किया। बिल्कुल। और एक नेता के तौर पर उनकी टीम बनाने की क्षमता कैसी थी? असाधारण। उनमें हीरे पहचानने की गजब की काबिलियत थी। आज हम सिंधिया, होलकर, पवार जैसे जिन महान मराठा घरानों के नाम सुनते हैं, उन सभी के संस्थापकों को बाजीराव ने ही पहचाना और आगे बढ़ाया था। हाँ, वो अपने सरदारों पर पूरा भरोसा करते थे, जिससे वे भी अपनी जान लड़ाकर काम करते थे। लेकिन उनकी विरासत पर कुछ सवाल भी तो उठाए जाते हैं। कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर वीजी दिघी उनकी आलोचना भी करते हैं। हाँ, करते हैं। वो कहते हैं कि बाजीराव एक महान विजेता तो थे, लेकिन एक अच्छे प्रशासक नहीं थे। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर दिघे का तर्क है कि बाजीराव ने साम्राज्य का विस्तार तो बहुत किया, लेकिन उसे एक साथ जोड़ने के लिए मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं नहीं बनाई। अच्छा। उन्होंने जीते हुए इलाके अपने सरदारों को जागीर के रूप में दे दिए। इससे एक सामंती व्यवस्था, मतलब फ्यूडल सिस्टम बन गया। और इससे आगे चलकर दिक्कतें हुई? हाँ, शुरुआत में तो ये ठीक चला, लेकिन बाद में यही सरदार इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने केंद्रीय सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया, जिससे मराठा साम्राज्य में बिखराव आया। ये तो एक काफी गंभीर आलोचना है। लेकिन दूसरी तरफ सर यदुनाथ सरकार जैसे बड़े इतिहासकार उनकी तुलना इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपूल से करते हैं। हाँ, इन दोनों विचारों में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। सरकार का मानना है कि जैसे वालपोल ने इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के पद को राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, वैसे ही बाजीराव ने मराठा साम्राज्य में पेशवा के पद को छत्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बना दिया। तो दिघे का मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा सख्त है। शायद। बाद में जो बिखराव आया, उसके लिए बाजीराव के उत्तराधिकारियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अपने समय की राजनीतिक हकीकत को समझने और उसके हिसाब से काम करने की बाजीराव की क्षमता, वो सच में असाधारण थी। तो बाजीराव प्रथम की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और संधियों की नहीं है।
ये एक असाधारण दूरदर्शिता, बिजली जैसी गति और एक साम्राज्य को फिर से परिभाषित करने की महत्वाकांक्षा की कहानी है। हाँ, जैसा कि एक इतिहासकार ने लिखा है, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र दिल्ली से पुणे शिफ्ट कर दिया। सही बात है। उनकी सबसे बड़ी विरासत ये है कि उन्होंने दिखा दिया कि जब एक केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो कैसे क्षेत्रीय ताकतें उस खाली जगह को भरकर इतिहास की दिशा बदल सकती हैं। उन्होंने मराठा ताकत को महाराष्ट्र की सीमाओं से निकालकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक निर्णायक शक्ति बना दिया। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर बाजीराव ने प्रशासनिक सुधारों और एक मजबूत केंद्रीय संस्था बनाने पर उतना ही ध्यान दिया होता जितना उन्होंने सैन्य विस्तार पर दिया, तो क्या मराठा साम्राज्य का भविष्य कुछ और होता? क्या ये उस बिखराव से बच सकता था जो बाद में हमें देखने को मिला?